अस्सलाम वालेकुम। आज मैं जो टॉपिक एक्सप्लेन करने जा रही हूँ वो है बीएफएस, मतलब ब्रेथ फर्स्ट सर्च। मैं जो स्टेप्स डिफाइन करूँगी उसमें डेफिनेशन होगी, पॉइंट्स होंगे, उसकी एग्जांपल होगी और उसके प्रोस और कॉन्स होंगे जो मैं आज एक्सप्लेन करूँगी। बीएफएस मतलब ब्रेथ फर्स्ट सर्च। बीएफएस सर्च जो है वो एक ग्राफ ट्रेवर्सल एल्गोरिथम होता है। ट्रेवर्सल का मतलब होता है कि वो हर एक नोड को विजिट करता है। बीएफएस जो होता है ना, बेसिकली वो स्टार्ट होता है रूट नोड से और एक्सप्लोर करता है उसकी सारी नेबरिंग नोड को। नेबरिंग नोड अभी ए जो है वो हमारी रूट नोड है और बी और सी ए की नेबरिंग नोड है। फिर उसके बाद वो सेलेक्ट करता है जो उसकी नियरेस्ट नोड होती है, वो उसको सेलेक्ट करता है। जैसे ए की नियरेस्ट नोड बी है तो वो उसको सेलेक्ट करेगा। और जितनी भी अनएक्सप्लोर नोड होती, अनएक्सप्लोर का मतलब ये होता है कि जो हमने नोड विजिट नहीं ना की होती, उसको एक्सप्लोर करता है। जब हम यूज कर रहे होते हैं ना बीएफएस को फॉर ट्रेवर्सल, तो ग्राफ में जितनी भी नोड है ना वो कंसिडर हो सकते हैं रूट नोड। जैसे अभी ए है तो वो अभी हमारी रूट नोड है। अब ए के बाद जब वो बी में आएगा और सी में, तो बी जो होगी ना वो इसकी रूट नोड होगी। उस ऐसे ये एग्जाम्पल है नीचे। नीचे में उसने कहा है सोर्स कोड नोड, मतलब ए से वो स्टार्ट हुआ है, रूट नोड से स्टार्ट हुआ है। देन आगे वो एक्सप्लोर कर रहा है, मतलब ए के बाद वो बी में जा रहा है, बी के बाद वो सी में जा रहा है, सी के बाद वो डी में, और डी से देन कॉन्टिन्यूसली वो आगे मूव कर रहा है जब तक वो उसको गोल नोड नहीं मिलती। आगे इसके कुछ पॉइंट्स हैं। फर्स्ट पॉइंट ये है कि ये अनइनफॉर्म्ड सर्च टेक्निक। अनइनफॉर्म का मतलब, अनइनफॉर्म को हम ये भी कह सकते हैं कि वो ब्लाइंड सर्च है। जैसे ह्यूरिस्टिक सर्च, ह्यूरिस्टिक सर्च में ऐसा होता है कि फॉर एग्जांपल हमारे पास थ्री नोड है। ए से वो बी में जा रहा है और बी से वो जी में जा रहा है। जी हमारी गोल नोड है। तो जब वो ए से बी में जाएगा, तो ए से जब वो बी में जाएगा ना तो उसको उसकी कॉस्ट ऑलरेडी फाइंड होगी। और जब वो बी से जी में जाएगा ना तो उसको उसकी कॉस्ट पता होगी। इसीलिए ह्यूरिस्टिक सर्च को हम इनफॉर्म सर्च भी कहते हैं। लेकिन अनइनफॉर्म में जब वो ए से बी में जाएगा तो उसको कॉस्ट पता होती है, लेकिन जब वो बी से जी में जाएगा ना तो उसको उसकी कॉस्ट नहीं फाइंड होती। कभी कभी तो ऐसा होता है कि उसको पता ही नहीं होता कि गोल नोड कौन सी है और उसने कहाँ पे जाना है। इसीलिए इसको अनइनफॉर्म सर्च टेक्निक और ब्लाइंड सर्च भी कहते हैं, क्योंकि इसको कोई एडिशनल इंफॉर्मेशन ही नहीं होती। आगे उसने कहा है कि ये वर्क करता है एज अ फाइफो। फाइफो का मतलब होता है कि फर्स्ट इन फर्स्ट आउट। और ये डाटा स्ट्रक्चर को क्यू को यूज कर रहा होता है, इसीलिए तो ये फाइफो के साथ वर्क कर रहा होता है। फाइफो की एक एग्जांपल ये भी है, जैसे वेंडिंग मशीन। वेंडिंग मशीन कैसे, अगर हम पैसे निकलवाने के लिए जाते हैं तो जो फर्स्ट पहले जाता है पैसे निकलवाने के लिए, उसको वो पहले बाहर आएगा, देन नेक्स्ट कोई बंदा जा सकता है। ऐसा नहीं होता वेंडिंग मशीन में कि एक बंदा गया हुआ और नेक्स्ट दूसरा भी चला जाए और नेक्स्ट तीसरा भी चला जाए और साथ निकलवाने लग पड़े। एक टाइम पे सिर्फ एक ही बंदा जाता है और पैसे निकलवाता है, देन नेक्स्ट सेकंड की बारी आ रही होती है। इसीलिए इसको फाइफो कहते हैं, मतलब फर्स्ट इन फर्स्ट आउट। आगे हम इसकी एग्जांपल को एक्सप्लेन करेंगे। उसने कहा लेट स्टार्ट एग्जामिंग द स्टार्ट फ्रॉम नोड ए, मतलब उसने कहा 8 से स्टार्ट करो, देन एक्सप्लोर करो इसकी नोड्स को जब तक कि हमें हमारी गोल नोड नहीं मिल जाती। और हमारी गोल नोड क्या है, वो है हमारे पास जी। जी हमारी गोल नोड है और ए हमारी रूट नोड है। अब ए से स्टार्ट करेंगे। हमारे पास एक Q1 है और एक है Q2। Q ए जो है वो इंसर्ट होगा Q1 में, और Q2 अभी हमारे पास क्या है, नल। सेकंड स्टेप में क्या कहा है, उसने कहा है नौ। नौ आप क्या करो, डिलीट करो नोड ए को Q1 से, मतलब A1 को डिलीट कर दो Q1 से और ऐड कर दो Q2 में। लेकिन उसके बाद उसने कहा है कि इंसर्ट कर दो जो ए की जितनी भी नेबरिंग नोड है ना उन सबको इंसर्ट कर दो Q1 में। जैसे Q1 में अब हमारे पास बी और सी आ गए और Q2 में हमारे पास ए आ गया। स्टेप 3 में क्या होगा, अ, जैसे स्टेप 2 में हुआ है कि उसने ए को डिलीट किया, अब वो स्टेप 3 में भी करेगा। डिलीट कर देगा नोट बी को Q1 से और ऐड कर देगा Q2 को।
उसके बाद जितनी भी हमारी बी की नेबरिंग नोड होंगी ना, बी की जितनी भी नेबरिंग नोड होंगी ना वो ऐड हो जाएंगी Q1 में। जैसा कि हमने ए को किया वैसे हम बी को कर देंगे। और बी अब हमारा चला गया Q2 में, और बी की नेबरिंग नोड हमारे पास क्या क्या है, डी और ई, वो आ गई हमारे पास Q1 में। अब स्टेप 4 क्या है, स्टेप 4 में वो डिलीट कर देगा सी को Q1 से, और सी की नेबरिंग नोड कौन कौन सी है उनको वो इंसर्ट कर देगा Q1। अभी जैसे सी की नेबरिंग नोड है हमारे पास एफ और जी, तो वो एफ और जी को Q1 में डाल देगा और सी को डिलीट कर देगा। स्टेप नंबर 5, अब वो डिलीट करेगा डी को Q1 से और ऐड कर देगा Q2 में। अगर ऐसा होता कि डी जो है उसकी ने आगे चाइल्ड होते तो फिर हम उनको इंसर्ट करते और डी को डिलीट कर दे, लेकिन अभी डी की चाइल्ड नोड नहीं है तो हम डी तक ही रहने देंगे। स्टेप नंबर 6, अब उसने क्या किया है, अब उसने नो डिलीट, उसने डिलीट कर दिया नोड को, नोड ई को डिलीट कर दिया Q1 से। अब ई निकल गई है। अगर ई का भी ऐसा होता है कि हमारे पास चाइल्ड नोड थी तो हम चाइल्ड नोड को लिख देते और ई को डिलीट कर देते और ऐड कर दिया उसने Q2 में। जैसे एफ और जी हमारे पास Q1 में आ गया और Q2 में हमारे पास ए बी सी डी और ई आ गया। स्टेप नंबर 6 में उसने क्या किया, उसने डिलीट कर दिया एफ को और ऐड कर दिया Q2 में। मतलब जो चीज निकल रही है वो ऐड होती जा रही है Q2 में और नेक्स्ट चीज जो है वो वहीं पे आती जा रही है। Q2 में अब हमारे पास ए बी सी डी ई एफ, एफ तक अब हमारे पास आ गया। जब उसने कहा है ना, लास्ट वाला स्टेप उसने कहा है कि डिलीट कर दो नोड को जी को Q1 से, मतलब अब Q1 हमारे पास नल हो गई है और Q2 में सारे आ गए हैं। फिर उसके बाद उसने कहा है सिंस ऑल ऑफ इट्स नेबर हैव ऑलरेडी बीन एडिड, जब उसने कहा है कि जितनी भी हमारे नेबर्स थे वो सारे ऐड हो गए हैं, तो अब हम इनको दोबारा से इंसर्ट नहीं करेंगे। ये नहीं कि जब ये Q2 में आए हैं तो हम नए से क्यू बना के और दोबारा से इंसर्शन स्टार्ट कर दें, क्योंकि हमारी जितनी भी नोड्स थी वो सारी विजिटेड हो चुकी हैं। और हमारी जो गोल नोड थी जी वो हमें मिल चुकी है। और उसके बाद उसने कहा है हमारा पाथ क्या बना है, पाथ बना ए बी सी डी ई एफ और जी, मतलब ये हमारा पाथ बन गया। और शॉर्टेस्ट पाथ कैसे फाइंड करते हैं, हम अपने ग्राफ को देखेंगे। जैसे ग्राफ में हमारे पास बहुत से पाथ बन रहे हैं, जैसे एक पाथ बन रहा है ए बी सी, और एक तो सीधा सीधा पाथ बन रहा है ना, मतलब ए से स्टार्ट हुआ है बी पे गया, बी से सी डी ई एफ जी, एक ये पाथ बन गया। एक ये भी पाथ बन सकता है कि वो ए से बी में जाए, बी से ई में जाए, एफ में जाए और जी में, लेकिन ये शॉर्टेस्ट पाथ नहीं होगा। तो शॉर्टेस्ट पाथ क्या होगा, हमारा ए से वो सी में जाएगा और सी से वो जी में जाएगा, ये हमारा शॉर्टेस्ट पाथ होगा। और हमारा शॉर्टेस्ट पाथ क्या आ गया, ए सी और जी। देन उसका एक पॉइंट ये भी है कि ये मूव करता है हॉरिजॉन्टली। हॉरिजॉन्टली कैसे मूव करेगा, जैसे ए से वो बी में जाएगा, बी से वो सी में जाएगा, ये हॉरिजॉन्टली मूव कर रहा है। और अगर वर्टिकली होता तो वर्टिकली का मतलब ये था कि वो ए से बी में जाएगा, बी से वो डायरेक्ट ई में चले जाता, इसको वर्टिकली कहते हैं। और हॉरिजॉन्टली आपको पता है बैलेंसिंग फैक्टर, बैलेंसिंग फैक्टर का मतलब होता है कि हमारी कितनी चाइल्ड नोड चल रही हैं। जैसे ए की हमारे पास नोड है, ए हमारे पास बैलेंसिंग फैक्टर इस वक्त 0 है क्योंकि उसकी कोई नोड ही नहीं है। जब आगे ए की आगे चाइल्ड नोड बी और सी निकली है तो वहां पे बैलेंसिंग फैक्टर क्या हो गया, ए एक 1, आगे डी ई एफ जी ये हमारे पास 2 बैलेंसिंग फैक्टर है, मतलब हमारे पास बैलेंसिंग फैक्टर कितने होंगे, 2। तो यहाँ पे उसने बता दिया कि 0 1 2 ये हमारे पास क्या है, हमारे ब्रांच फैक्टर्स। और ये हमेशा शॉर्टेस्ट पाथ को फाइंड करता है, जैसे मैंने आपको पहले भी बताया कि इसका ब्रांच फैक्टर क्या होगा, ए सी और जी। अच्छा, टाइम कम्प्लेक्सिटी कैसे निकालते हैं, टाइम कम्प्लेक्सिटी होती है ओ बी की पावर डी, सॉरी बी नहीं लिखा, अभी बी जो होता है वो ब्रांचिंग फैक्टर होता है और डी जो होता है मतलब हमारे पास कितनी चाइल्ड है। अब हम अपने ग्राफ को देखेंगे, ग्राफ में हमारे पास ब्रांच फैक्टर तो हमें पता चल गया कि वो 2 हैं, लेकिन हमारे पास चाइल्ड नोड कितनी है। आप देखें कि जब वो ए से बी सी में गया है तो एक नोट, और आगे भी उसने दो दो ही निकालनी है, मतलब कभी ऐसा हुआ है कि ए की बी सी और डी चाइल्ड नोडों में, उसकी तो 2 है ना, तो इसका क्या मतलब है कि हमारी चाइल्ड नोड कितनी हुई, 2। 2 की पावर 2 करें तो हमारे पास 4 बनता है। आगे इसका एल्गोरिथम है, एल्गोरिथम
उसने कहा है कि ये स्टार्ट होता है, फर्स्ट स्टेप है उसमें, एंटर स्टार्टिंग नोड इन क्यू। मतलब नोड जो है ना, स्टार्टिंग नोड, वो क्यू में एंटर करो, जैसे मैंने ए को एंटर किया था। फिर उसने कहा इफ अगर क्यू एम्प्टी है तो रिटर्न फेल एंड स्टॉप। और थर्ड स्टेप में उसने कहा है कि इफ अगर फर्स्ट एलिमेंट इन क्यू इज गोल नोड, अगर फर्स्ट एलिमेंट जो है ना क्यू का वो गोल नोड है तो देन रिटर्न सक्सेस एंड स्टॉप। फोर वाला पॉइंट है रीनेम एंड एक्सपेंड फर्स्ट एलिमेंट इन क्यू एंड फेज चिल्ड्रन नोड एट द एंड ऑफ द क्यू। फिर उसके बाद फाइव वाला स्टेप उसने कहा है गो टू स्टेप टू। मतलब ऐसा करना है कि जब ये सब कुछ हो जाए फिर आप दोबारा स्टेप टू में चले जाओ और इसी तरह चेक करो कि आप भी, अगर तो आपको गोल नोड मिल रही है तो आप वहीं पे रिटर्न सक्सेस कर दो और स्टॉप ऑर्डर हो जाओ। और अगर फॉर एग्जाम्पल आपको नहीं मिलती तो देन आप कॉन्टिन्यूसली ये करते रहिए जब तक कि आपको आपकी गोल नोड नहीं मिल जाती। आगे है इसके प्रोज और कॉन्स ऑफ बीएफएस। प्रोज इसके ये है कि बीएफएस विल प्रोवाइड ए सॉल्यूशन इफ एनी सॉल्यूशन एग्जिस्ट। अगर तो बीएफएस को कोई सॉल्यूशन प्रोवाइड हो रहा है तो बीएफएस कोई फॉर एग्जांपल कोई सॉल्यूशन एग्जिस्ट कर रहा है तो बीएफएस सॉल्यूशन देगा ही देगा। ऐसा नहीं कि वो सॉल्यूशन नहीं देगा, क्योंकि बीएफएस वैसे भी फाइफो काम कर रहा होता है, जो आ रहा होता है वो साथ साथ ही निकलता जाता है। और इफ देर इज मोर देन वन सोल्यूशन, अगर कि हमें उसने कोई प्रॉब्लम दिया और उसमें एक से ज्यादा सोल्यूशन है तो बीएफएस जो होगा ना वो प्रोवाइड करेगा हमें मिनिमल सोल्यूशन, मतलब शॉर्टेस्ट पाथ हमें देगा, जो कि लीस्ट नंबर ऑफ स्टेप, मतलब जिसके कम स्टेप्स होंगे, और ये इजीली प्रोग्रामेबल होता है। कॉन्स में इसके आता है कि बीएफएस नीड ए लॉट ऑफ टाइम। बीएफएस को टाइम की जरूरत होती है क्योंकि अगर हमारा जो सोल्यूशन है वो रूट नोड से दूर हो, और ये रिक्वायर कर रहा होता है मोर मेमोरी इन द रोबोट देन डीएफएस। बीएफएस को ज्यादा टाइम चाहिए होता है क्योंकि बीएफएस हर एक नोड को विजिट कर रहा होता है, इसलिए बीएफएस को जो है ना डीएफएस से ज्यादा टाइम चाहिए होता है। डीएफएस जो होता है वो तो डेप्थ में काम कर रहा होता है, मतलब ए से वो बी में जाएगा, बी से वो डायरेक्ट ई में जाके अपना कर सकता है क्योंकि वो लेकिन बीएफएस में ऐसा नहीं होता, बीएफएस हर एक नोड को एक्सप्लोर कर रहा होता है। थैंक यू सो मच।